नमस्कार, माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। अपन इस वीडियो में बात करेंगे जॉन लॉक के बारे में, जिन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है, जिन्हें सामान्य बुद्धि का दार्शनिक कहा जाता है, जिन्हें अधिकारों के सिद्धांत का पिता कहा जाता है और जिन्हें अनुभववाद का पिता कहा जाता है। तो मतलब बहुत सारी जगहों का पिता कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पिताओं की अपन बात की, तो अपन कहेंगे कि इन्हें अनुभववाद का पिता क्यों कहा जाता है। तो अनुभववाद का पिता कहने से पहले उन्होंने एक शब्द दिया था, टेबुला रासा, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे खाली स्लेट, इंग्लिश में कहेंगे ब्लैंक ब्लैंक स्लेट। तो ये क्या है कि टेबुलर रासा क्या है? देखो, वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो जन्म से एक खाली स्लेट के समान है और धीरे 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 उसमें जैसे जैसे विचार बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे उसका दिमाग बढ़ता है और ज्ञान के लेवल पर पहुंचता है। तो इसी कारण इन्हें कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर व्यक्ति कुछ सीखता है। तो ये जो पहले दार्शनिक थे, जो कहते हैं कि अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे मनुष्य बहुत सीखेगा, तो इसलिए इन्हें अनुभववाद का पिता कहा जाता है। यहाँ पर अपन जॉन लॉक के प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि एक पहले थिंकर थे रॉबर्ट फिल्मर, उन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रियाका, या उनकी बुक के बारे में कहा जाता है द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स। इनकी बुक लिखी थी, इसका जॉन लॉक ने खंडन किया था। तो उन्होंने बुक में क्या लिखा था कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है। तो जॉन लॉक ने इसका विरोध किया, बहुत विरोध किया कि यह बिल्कुल विचारधारा सही नहीं बैठ रही है। तो जॉन लॉक ने कहा कि बच्चा एक अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकते हैं, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि प्रजा बच्चे नहीं है। इसलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय है, व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना। मतलब कि व्यक्तियों के साथ सहयोग या सहमति प्राप्त करके ही राजा राज्य पर शासन कर सकता है। तो रॉबर्ट फिल्मर की बातों का लॉक ने विरोध किया और व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है, ये लॉक ने कहा। उसके बाद कहा कि पिता का बच्चे पर नियंत्रण, ये कोई बात नहीं हो सकती कि उनका पिता का नियंत्रण और राज्य का नियंत्रण बहुत अलग-अलग होता है, क्योंकि बहुत अलग-अलग ये फ़ील्ड हो जाती है। तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा। फिर इनको प्राकृतिक अधिकारों का पिता भी कहा जाता है और इनके बाद में इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को भी शामिल किया था। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। देखो, जो जॉन लॉक थे, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा अधिकार संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का संरक्षण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात से मिलते हैं, और जैसे कि उनकी त्वचा का रंग वगैरह, ये मतलब इन्हें वो उसमें मतलब गिनते हैं। देखो, इनके जो विचार थे, जैसे अपन जॉन लॉक के बारे में कहें, तो इनके विचारों का जो प्रभाव था, वो अमेरिका के संविधान में भी देखा जाता है। जो आपको पता होगा, अमेरिका के संविधान का निर्माण किया था जेफरसन और मेडिसन। वो 2 व्यक्ति भी इनसे प्रभावित थे, जॉन लॉक से। तो जेफरसन के अनुसार तो व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का अधिकार है। ये इन्होंने जॉन लॉक से प्रभावित होकर ही बात की थी, जेफरसन। जेफरसन और मेडिसन, याद रखना, अमेरिका के संविधान के निर्माता थे। तो फिर उनके बाद जैसे ही जॉन लॉक के अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन ने किया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी, राइट्स ऑफ मैन। ये थॉमस पेन की बुक है, आप ऐसे याद रखना, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन। तो थॉमस पेन की ये बुक है। फिर बेंथम ने तो लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार की आलोचना की। देखो, उन्होंने और कहा, आलोचना करते हुए कहा बेंथम ने कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं, बकवासों से बढ़कर बकवास है। मतलब बेंथम ने जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की थी। फिर बेंथम के अनुसार राज्य और सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है। मतलब कि पहले राज्य होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, उसके बाद अधिकार की बात करनी चाहिए। और जॉन लॉक कहते हैं कि पहले अधिकार भी होने चाहिए, प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए, उसके बाद राज्य का निर्माण तो लोगों के द्वारा हुआ, उसकी भी बात अपन करेंगे, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने। फिर उन्हें उदारवादी विचारक भी कहा जाता है, और उदारवादी विचारधारा में वो व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रमुखता देते हैं, मतलब। और अब अपन ने अभी बात की उस सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सामाजिक समझौते के बारे में, तो थोड़ा सा उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देख लेते हैं। देखो, अपन ने जो पहले वीडियो बनाया था, उसमें अपन ने थॉमस हॉब्स की बात की थी, और हॉब्स ने भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि लोगों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है, कोई दैवीय शक्ति नहीं आई थी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो जॉन लॉक का स्पष्ट कहते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें क्या कहा कि 2 समझौते हुए थे लोगों के बीच में। 2 समझौते क्या हुआ था कि पहला जो समझौता हुआ था, उसमें नागरिकों ने मिलकर एक समाज का निर्माण किया था, और उसके बाद दूसरा समझौता जो हुआ था, उस समाज ने मिलकर एक राज्य का निर्माण किया। तो लॉक की अवधारणा है कि राज्य का निर्माण
लोगों से ही हुआ है। ऐसा नहीं कि इसमें भी कोई दैवीय सिद्धांत हो, ऐसा नहीं। इन्होंने भी दैवीय सिद्धांत को नकार दिया और जो राज्य का सिद्धांत है, ये मानवीय परिप्रेक्ष्य को ही रखा सामने। देखो, यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा। जैसे अपन ने थॉमस हॉब्स को देखा था, मैकियावेली को देखा था, उन्होंने तो बहुत नकारात्मक बात कही थी कि मानव दुष्ट होता है, स्वार्थी होता है। जैसे थॉमस हॉब्स ने भी कहा था स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है ये, और मैकियावेली ने ऐसी बात की थी। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि मानव नेक दिल का होता है, बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत नेक दिल और अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति सुख प्राप्त करने का इच्छुक होता है और दुख से बचना चाहता है। और कह सकते हैं कि एक उनका स्वभाव नेक और अच्छा होता है। तो उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव बात रखी लोगों के स्वभाव के बारे में। ये थी जॉन लॉक की मानव स्वभाव के बारे में। यहाँ पर देखेंगे कि जॉन लॉक की क्रांति के बारे में क्या विचार थे। देखो, जो इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई थी, वो भी जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित थी। फिर फ्रांस की क्रांति भी प्रभावित थी, फिर अमेरिका की क्रांति भी प्रभावित होगी, क्योंकि जेफरसन और मेडिसन जो अमेरिका के संविधान के निर्माता है, वो बहुत अधिक लॉक से प्रभावित थे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जॉन लॉक ने क्रांति के बारे में क्या कहा कि क्रांति कब होनी चाहिए, क्रांति को कब औचित्यपूर्ण ठहराया। उन्होंने कहा कि जब यदि राजा निरंकुश हो जाए तब लोग क्रांति कर सकते हैं, या फिर राजा जो विधायिका होती है उसमें बाधा डाले तब भी क्रांति कर सकते हैं, या फिर राजा चुनावों के तरीकों में बदलाव कर दे तब भी क्रांति कर सकते हैं, या फिर राजा अपने राज्य की जो शक्तियां हैं वो किसी और के हवाले सौंप दे तो तब भी क्रांति कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें राजा के खिलाफ आप जनता क्रांति कर सकती है। ये प्रमुख बातें मैंने आपको बता दी। और राज्य के कार्यों के बारे में देखें तो जॉन लॉक राज्य के कार्यों को नेगेटिव रूप से देखते हैं कि राज्य नकारात्मक राज्य होता है और इसमें पुलिस राज्य और रात्रि जो परे राज्य हैं या अहस्तक्षेपवादी राज्य लेसेस फेयर स्टेट वगैरह। मतलब कि पूर्ण रूप से ये कहते हैं कि राज्य एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, राज्य के विरोधी। यहाँ पर अपन कहेंगे कि जॉन लॉक राजतंत्र का विरोधी था, लेकिन जो संवैधानिक राजतंत्र था उसका उन्होंने समर्थन किया। फिर इनके बारे में वो कहते हैं कि लोकतंत्र एक साधन है और उदारवाद एक साध्य है। तो इनके बातों में ये भी मिलता है। और चलिए, मैं अंत में आपको जॉन लॉक की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। इसमें से आपको एक किताब है जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये अच्छी तरीके से याद रखनी है, और बाकी किताबें आपके सामने मैंने रख दी है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे अपन और थिंकर पर वीडियो बनाएंगे, तो जुड़े रहिए इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।